बात करते हैं कि रिजीम चेंज इज हैपनिंग इन ईरान। फिर हम ये देखते हैं कि वहां पर मुश्तबा खमेनाई जो हैं ये बिकम्स द न्यू सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान। तो हमें एक बात समझ आती है कि इजराइल और यूएस ने जो प्रेडिक्ट किया था वो तो नहीं हुआ। ईरान का सिस्टम तो अभी भी इंटैक्ट है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि ईरानियन गवर्नमेंट किसी एक फेस पर, किसी एक पर्सन पर डिपेंड नहीं करती है। उनका बहुत इंटैक्ट और डिटेल्ड गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर है। इसका मतलब है जिस तरह यूएस ने प्रीवियसली गवर्नमेंट चेंज की है वेनेजुएला में, इराक में, ईरान में ये करना पॉसिबल नहीं होगा इतने आसानी से। उसकी रीजंस क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। जब हम बात करते हैं कि ईरान की बहुत इंटैक्ट डिटेल्ड गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर है, तो हम बात करते हैं कि वहां पर प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल थियोक्रेसी एग्जिस्ट करती है। अब इंस्टीट्यूशनल थियोक्रेसी क्या है? इंस्टीट्यूशनल थियोक्रेसी से मुराद ये है कि वहां पर बाकायदा तौर पर शरीयत, फिक्र वगैरह की चीजों को उन्होंने इंप्लीमेंट किया है थ्रू प्रॉपर इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। और ये वो इंस्टीट्यूशन है जो 1979 से लेकर अब तक वहां पर डेवलप्ड हुए हैं, मेच्योर हुए हैं और ग्रूम हुए हैं। अगर हम इसको फर्दर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो इसका मतलब ये है कि उनकी नो डाउट सुप्रीम लीडर टॉप नॉच पोजीशन पे जरूर बैठा होता है, बट ही इज बेसिकली प्रोटेक्टेड बाय अ लॉट ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जिसमें 3 मेजर इंस्टीट्यूशंस मिलते हैं हमें। टॉप नॉच पे हमें मिलिट्री मिलती है, उसके बाद हमें उनके क्लैरिक्स, रिलीजियस क्लास मिलती है, एंड देन हमें उनकी डीप रूटेड ब्यूरोक्रेसी मिलती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं उनकी मिलिट्री की। मिलिट्री में जो सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है उनका, दैट इज बेसिकली इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, जिसको बेसिकली ईरानियन मिलिट्री फोर्सेस भी कहा जाता है। इनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये वही फोर्स है जिसमें मुश्तबा खमेनाई का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है और इनकी प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट थी फॉर दिस वेरी मिलिट्री ऑफ ईरान। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है कि ये शरीयत, फिक और ईरानियन इंटरेस्ट को ना सिर्फ प्रोटेक्ट करें, बल्कि इसके साथ साथ कंट्री के जो मेजर एसेट्स हैं, जिसमें ऑयल, गैस, पेट्रोल, माइनिंग इंडस्ट्रीज आती हैं, ये सब के सब बेसिकली किसके कंट्रोल में हैं? इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के। तो अगर ईरान में प्रॉपर रिजीम चेंज होती है, ट्रांजिशन होता है, दे लूज देयर पावर, दे लूज देयर वेल्थ, दे लूज ऑल द ऑयल, गैस, पेट्रोल दे आर हैविंग, तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ टिल द एंड। और ये उनकी बहुत ग्रूम्ड, ऑर्गेनाइज्ड, मैच्योर, डेवलप फोर्स है। दूसरी बात करते हैं हम क्लैरिक्स की, जो नहीं पता आप लोगों को। क्लर्जी क्लास का ईरान में अगर बात की जाए तो बहुत वास्ट एक नेटवर्क है जो वो चलाते हैं, विच इज नोन एज बुनियाद्स। और ये टैक्स एग्जाम्पशन भी है इन बुनियाद्स को। ये बनाए कब गए थे? ये 1979 में बनाए गए थे, जब वहां पर रजीम चेंज हुआ था। रजा शाह पहलवी की गवर्नमेंट को टॉपल डाउन किया गया था, विच वॉज यूएस बैक्ड। किसने टॉपल डाउन किया था? आयतुल्लाह खमीनी ने। और उसको टॉपल डाउन करने के बाद ये बुनियाद बनाए गए थे जिनको हैंडल करने के लिए क्लर्जी क्लास को लाया गया था, और क्लैरिक्स उनको तब से हैंडल कर रहे हैं। ये काम कैसे करते हैं? ये सोशली, आइडियोलॉजिकली और इकोनॉमिकली प्रोटेक्ट करते हैं ईरान की पूरी थियोलॉजी को भी, और ईरान के सुप्रीम लीडर को भी, और ईरान के गवर्नेंस स्ट्रक्चर को भी। इनके पास वो तमाम तरह एसेट मौजूद हैं जो 1979 में इन्होंने फ्रीज किए थे और उनका कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था। हाँ, ये ओप्रेस्ड क्लास की हेल्प के लिए भी इस ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो यूज किया जाता है इन बुनियाद के थ्रू, जो शोहदा हैं उनकी फैमिलीज को सपोर्ट करने के लिए भी, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स हैं उनको बहुत बड़ा फंड भी इनके थ्रू ही जाता है। ये बाकायदा तौर पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को भी मैनेज करते हैं, ईरान को दूसरे कंट्री से आने वाली सपोर्ट को भी इनके थ्रू ही मैनेज करवाया जाता है। और अगर ईरान में प्रॉपर रिजीम चेंज होता है या प्रॉपर गवर्नमेंट स्ट्रक्चर चेंज होता है, तो सीधी बात है ये पूरी की पूरी क्लर्जी क्लास, बुनियाद, they don't hold their power, they will lose their power, they will lose their status। तीसरी है वहां पर डीप रूटेड और ऑर्गेनाइज्ड ब्यूरोक्रेसी, जिसमें टॉप नॉच पे आता है उनकी गार्डियंस काउंसिल, जो बेसिकली डिसाइड करती है हु इज गोइंग टू बी नेक्स्ट इन पावर। सेकेंडली उनकी इस्लामिक कंसल्टेटिव असेंबली, जो वहां पे ना सिर्फ लॉयर हाउस का काम करती है बल्कि साथ ही साथ लॉ मेकिंग और इन सब चीजों में भी असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। बट याद रखिएगा ये दोनों भी बेसिकली अंडर किसके आती हैं? सुप्रीम लीडर के, बट साथ ही साथ ये एक दूसरे को भी आंसरेबल होते हैं। थर्डली अगर बात की जाए कि इसी में तीसरी चीज क्या है, तो वो है जुडिशरी ऑफ ईरान, जो बेसिकली वहां पर हाईएस्ट कोर्ट उनकी शरीयत कोर्ट ही है, और वो भी प्रोटेक्ट करती है वहां पे फिक को, शरीयत को, और ईरान के एग्जिस्टिंग थियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स को भी और थियोलॉजिकल गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर को भी। सो अगर हम देखें तो वहां पे जितने भी क्लैरिक्स हैं, और ये जो मैंने आपको मल्टीपल डिपार्टमेंट्स वहां पर बताए हैं और फिर मिलिट्री बताई है, वहां पर मिलियंस ऑफ पीपल आर डिपेंडेंट ऑन दीज इंस्टीट्यूशंस। उनका लाइवलीहुड इन इंस्टीट्यूशंस पे डिपेंड करता है, सो दे विल प्रोटेक्ट दोज इंस्टीट्यूशंस टू प्रोटेक्ट देयर लाइवलीहुड्स।
यही वजह है कि ईरान में रजीम चेंज इज नॉट पॉसिबल, और यही एक रीजन है कि उनकी रजीम अभी भी इंटैक्ट है. हाँ, वो कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं फ्यूचर में, शायद वॉर लॉन्गर रन में ना रहे, शायद कोई इनडायरेक्ट डील हो जाए उनकी विद यूएस, जो कि उनके पहले भी टॉक्स चल रहे थे इन जनेवा रेलिवेंट टू न्यूक्लियर प्रोग्राम. बट अगर ये सोचा जाए कि ईरान में कोई डेमोक्रेसी आने जा रही है, कोई बहुत बड़ा रेजिम चेंज हो रहा है, कोई डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन हो रही है, दैट इज नॉट हैपनिंग. एंड मुश्तबा खमेनाई इज इन पावर. That is the proper evidence of the power of institutionalization of theocracy in Iran. Thank you so much.